देखो इंडिया 110 आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। अगर आप एक्विजिशन डेट के बाद ईयर एंड की बैलेंस शीट बनाते हो तो इंडिया 110 आपको अप्लाई करना होता है सीएफएस के लिए। तो इसमें आपका कंसोलिडेशन प्रोसीजर क्या चलेगा, सब्सिडीज के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और ये स्टेप्स तो एज इट इज ही फॉलो करना सीएफएस में, और बाकी इंडियाज में नहीं करो तो भी समझ में आता है। इस इंडियाज में नहीं करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, सीएफएस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल यहाँ पे आपको 10 स्टेप्स दूंगा। ये 10 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाएगी। तो देखो सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आपका पेरेंट कंपनी का सब्सिडी कंपनी में शेयर कितना है कंसोलिडेशन डेट पे, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। नहीं तो आपने उसके कितने शेयर्स ले रखे हैं डिवाइड बाय सामने वाले ने कितने शेयर्स इशू करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। सेकंड स्टेप होगा एनसीआई का कितना स्टेक है सब्सिडी कंपनी में, स्पेशली गिवन होगा, नहीं तो 100% माइनस पेरेंट का स्टेक कर देना। थर्ड स्टेप में आप डेट ऑफ एक्विजिशन लिख लेना। फोर्थ स्टेप में डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये इसलिए लिख लेना क्योंकि यहाँ आपको डेट ऑफ एक्विजिशन पता रहेगी तो आप जो फिफ्थ स्टेप में एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स करोगे ना वो आप प्रॉपरली कर पाओगे प्री और पोस्ट रिजर्व्स के अंदर। तो स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स ऑफ सब्सिडी कंपनी आपको बनाना होता है फिफ्थ स्टेप में, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो आप ध्यान से देख लीजिए। ये स्टेटमेंट आपको कैसे बनाना है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडी। और पोस्ट में भी अगर सब्सिडी के बाद अलग अलग टाइप के रिजर्व है ना उनके कॉलम बना देना, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व, जितने भी टाइप के हैं सबके कॉलम आप बना देना। तो आपको क्या करना है, मान लो रिटेन अर्निंग का आज के दिन बैलेंस है, उसमें से प्री की एक्विजिशन डेट तक का कितना बैलेंस था वो प्री के कॉलम में जाएगा और पोस्ट के कॉलम में बाद वाला बैलेंस। ऐसे जनरल रिजर्व का एक्विजिशन डेट तक कितना था वो उसमें, बाद वाला उसमें, ऐसे कोई और अदर एडजस्टमेंट जो मैं आपको बताऊंगा। और जो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स होते हैं ना इसके अंदर पेरेंट कंपनी अपना शेयर ले लेगी और एनसीआई का शेयर अपन निकालेंगे, प्री में शेयर निकालते। इसका रीजन सब मैंने बताया हुआ है डिटेल रिविजन वीडियो में, किसी को सुनना हो वो सुनना, और वैसे भी मैंने बोला कैटेगरी ए वाला चैप्टर्स के लिए आप रिवीजन वीडियो डिटेल वाले एक बार सुन ही लेना। तो देखो जो आपके प्री वाले रिजर्व्स होते हैं ना ये आपकी एक्विजिशन डेट की नेट एसेट और गुडविल की कैलकुलेशन निकालने के लिए हमें चाहिए होते हैं। बाकी हम स्टेक जो सामने वाले का, जो सामने वाली कंपनी जिस दिन एक्वायर करी उस दिन के बाद से वो जो प्रॉफिट कमाएगा उसमें हम उसका स्टेक मांगते हैं, इसलिए पोस्ट एक्विजिशन में हम शेयर भी निकालते हैं पेरेंट और एनसीआई का। समझ में आया? अब आगे देखिए, आप एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए एक्विजिशन डेट 31 मार्च 23 है, कंसोलिडेशन डेट 31 मार्च 24 है, रिटेन अर्निंग 31 मार्च 23 का 6 लाख का बैलेंस था, 24 को 8 लाख का, तो 6 लाख प्री में जाएगा, 8 माइनस 6 रिमेनिंग जो बैलेंस है वो 2 लाख पोस्ट में जाएगा। ऐसे ही अदर रिजर्व्स का दे रखा है और फिर आप पोस्ट वाले को बांट दोगे 80-20 के रेशियो में। ठीक है, अब कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखने होते हैं एनालिसिस के अंदर। स्पेशल एडजस्टमेंट क्या है? पहला एडजस्टमेंट है अगर आपने सामने वाली कंपनी को इन बिटवीन ऑफ ए ईयर अक्वायर किया, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने उसको अक्वायर किया है तो आपको जो प्री और पोस्ट पीरियड में जो प्रॉफिट होगा, जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसे भी प्री और पोस्ट पीरियड में टाइम रेशियो में अलोकेट करना पड़ेगा। एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए 30 जून 23 को अक्वायर किया, 31 मार्च 24 को कंसोलिडेशन करना है। इन बिटवीन ऑफ द ईयर अक्वायर किया यानी 3 महीने प्री पीरियड में है करंट ईयर के और बाकी के 9 महीने पोस्ट पीरियड में है करंट ईयर के। रिटेन्ड अर्निंग सब्सिडरी कंपनी की देखो 6 लाख का बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 23 का और 8 लाख का बैलेंस हो गया 31 मार्च 24 का। अब देखो जो 31 मार्च 23 का बैलेंस है वो सारा का सारा प्री में जाएगा क्योंकि 31 मार्च 23 तक तो हमने एक्वायर किया ही नहीं था, तो 6 लाख प्री में चला गया। अब ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना पैसा कमाया, 6 लाख से 8 लाख हो गया तो 2 लाख कमाया। ये 2 लाख मैं किस में डालूं? पोस्ट में डायरेक्ट नहीं डाल सकता क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को खरीदा था, तो स्टार्टिंग के 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो प्री में जाना चाहिए, बाद के 9 महीने का पोस्ट। तो इसको भी हम प्री पोस्ट में बांटेंगे। 2 लाख के अमाउंट को 3:9 के रेशियो में आप प्री और पोस्ट में बांट दोगे। अब पोस्ट का जो अमाउंट आया उसको आप पेरेंट और एनसीआई में 80-20 में बांट दोगे। कंप्लीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, डिविडेंड पेड बाय सब्सिडी कंपनी। अगर सब्सिडी कंपनी ने कोई डिविडेंड पे किया है करंट ईयर में एक्विजिशन डेट के बाद लेकिन कंसोलिडेशन डेट से पहले, एक्विजिशन डेट के बाद लेकिन कंसोलिडेशन डेट से पहले अगर सब्सिडी कंपनी ने कोई डिविडेंड पे किया है तो उसे एक तरीके से हम इंट्रा ग्रुप आइटम मानेंगे और उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा सीएफएस में। एक्विजिशन डेट के बाद डिविडेंड दिया तो क्योंकि एक्विजिशन डेट के बाद वो मेरी कंपनी हो गई, मैं अपनी कंपनी से इनकम कैसे ले सकता हूँ, तो इसलिए इसको इंट्रा ग्रुप मान के एलिमिनेट करना होता है। अब एलिमिनेट कैसे करोगे वो देखो, आप सबसे पहले आप सब्सिडी के पीएनएल में सब्सिडी के रिजर्व्स में एडबैक करोगे जिसमें से उसने पे करने के लिए लेस किया होगा उसमें आप एडबैक करोगे, यानी एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स ऑफ सब्सिडी में आप एडबैक करोगे। कैसे करोगे? अगर सब्सिडी को आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर या उससे पहले खरीद रखा है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर या उससे पहले खरीद रखा है तो आप उसके पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग में एडबैक कर देना, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग में एडबैक कर देना। रीजन इतना सा ही है क्योंकि सामने वाली सब्सिडी ने जो डिविडेंड बांटा है वो कब बांटा है? ड्यूरिंग द ईयर, जो कि एक्विजिशन डेट के बाद ही है, और एक्विजिशन डेट ड्यूरिंग द ईयर का सारा
प्रॉफिट पोस्ट है, सारा पोस्ट है ना, क्योंकि हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर या उससे पहले खरीदा था, इसलिए पोस्ट में एड बैक करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर सब्सिडी को इन बिटवीन ऑफ करंट ईयर अक्वायर करते हैं और एक्विजिशन डेट के बाद डिविडेंड पे किया जा रहा है, तो यानी सब्सिडी का जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें कुछ प्री प्रॉफिट है, कुछ पोस्ट प्रॉफिट है, यानी डिविडेंड भी कुछ प्री है, कुछ पोस्ट है। तो डिविडेंड जो करंट ईयर में सब्सिडी ने बांटा है उसको आपको प्री और पोस्ट में रेस्पेक्टिव रेशियो में एड बैक करना पड़ेगा टाइम बेसिस पे, जो आप प्रॉफिट के लिए करते हो सेम उसी तरीके से। तो एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया, सब्सिडी ने अपने रिजर्व्स में से कम किया था, हमने वापस एड बैक कर दिया। अब ये डिविडेंड मिला था पेरेंट कंपनी को, तो पेरेंट कंपनी को भी तो हटाना पड़ेगा, पेरेंट ने अपने P&L में रिकॉर्ड कर लिया होगा, यानी पेरेंट के ग्रुप रिटेन अर्निंग में चला गया होगा। तो पेरेंट के ग्रुप रिटेन अर्निंग में से पेरेंट का जितना शेयर बनता है उस डिविडेंड में वो हम लेस कर देंगे, स्टेप 9 में ये अपन देख लेंगे। और इसके अलावा ये डिविडेंड जो सब्सिडी ने बांटा वो NCI शेयर होल्डर्स को भी तो मिलेगा, जितना उनका शेयर है वो आप NCI में से लेस कर दोगे स्टेप 7 में। ये हो गया आपका डिविडेंड का ट्रीटमेंट। देखो एग्जाम्पल, ये था आपने सब्सिडी को बिटवीन ऑफ इन बिगनिंग ऑफ द ईयर परचेज कर रखा था, बिटवीन ऑफ द ईयर नहीं किया था, आपका रिजर्व्स का बैलेंस दे रखा था पहले साल का और दूसरे साल के एंड में ये हो गया। इसके बाद आपने डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन डेट के बाद इतना पे किया हुआ है और ये आपको स्टेक बता रखा है। तो प्री रिजर्व में आपका रिटेन अर्निंग पहले वाला चला गया, बाद वाला 3-8 लाख यहाँ चला गया। अब जो डिविडेंड है वो क्या करोगे, आप पूरा का पूरा पोस्ट में ऐड करोगे, जो कि 40,000 का है। क्यों? क्योंकि सब्सिडी हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर या उससे पहले परचेस करी हुई है, तो आपका पोस्ट में शेयर निकाल लोगे। अब जो डिविडेंड है उसमें शेयर कितना है, पेरेंट का 80% यानी 32,000 जो कि स्टेप 9 में लेस होगा और NCI का NCI में से लेस हो जाएगा स्टेप 7 के अंदर। सेकंड एग्जांपल देख लो, 30 जून को हमने सामने वाली कंपनी को खरीदा बिटवीन ऑफ द ईयर। तो अब की बार आप जो बिटवीन ऑफ द ईयर खरीदे हो तो जो प्रॉफिट है जो बांटोगे वो भी टाइम बेसिस में बांटोगे और डिविडेंड जो एडबैक करोगे वो भी टाइम बेसिस में एडबैक करोगे। ये देखो अपन ने किया है। इसके बाद जो डिविडेंड है वो नॉर्मली तरीके से बच जाएगा और कुछ भी नहीं है। थर्ड एडजस्टमेंट देखो आप क्या करोगे एनालिसिस के अंदर, आप सामने वाले की एसेट और लाइबिलिटी को इंड AS 103 में एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर अकाउंटिंग होती है। लेकिन जब हम CFS की अकाउंटिंग करते हैं ना, हमें एक्विजिशन डेट का डेटा नहीं दे रखा होता कि उस दिन उसकी क्या हमने नेट एसेट कितनी टेक ओवर करी थी, कितनी गुडविल थी, वो डेटा नहीं दे रखा होता। हम वो सब निकालने के लिए प्री रिजर्व्स पता करें, क्योंकि प्री रिजर्व्स हमारे लिए एक तरीके से नेट एसेट निकालने में काम में आएंगे। उसकी शेयर कैपिटल ले लेंगे, सामने वाले के प्री रिजर्व्स ले लेंगे, वही उसकी नेट एसेट हो जाएगी, वही उसकी नेट एसेट हो जाएगी जो कि बुक वैल्यू पर होगी। लेकिन हमें एक्विजिशन डेट पे चाहिए होती है फेयर वैल्यू पर, इसलिए हमें कुछ और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे ताकि एक्विजिशन डेट की एसेट लाइबिलिटी फेयर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले सामने वाली सब्सिडी की लाइबिलिटीज़ के लिए एग्जाम्पल ट्रेड पेबल। मान लीजिए सब्सिडी की जो लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू थी वो एक्विजिशन डेट पे कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा थी, एक्विजिशन डेट की बात चल रही है, तो यानी लॉस था, नुकसान था लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू ज़्यादा होना, यानी आप प्री रिजर्व में से लेस करोगे। इसके अलावा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, उसमें लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा फेयर वैल्यू ज़्यादा थी तो। और अगर लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम थी यानी फायदा है, तो प्री रिजर्व में तो ऐड करोगे और बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनाएंगे स्टेप 10 में, उसमें आप रेस्पेक्टिव लाइबिलिटी में से डिक्रीज कर दोगे। इंक्रीज डिक्रीज फेयर वैल्यू का अमाउंट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके अलावा सामने वाले की एसेट्स है सब्सिडी की, उनमें क्या ट्रीटमेंट होगा फेयर वैल्यू का, लैंड, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब के लिए देखो वही सेम। अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज थी एसेट की यानी फायदा, तो आप प्री एक्विजिशन रिजर्व में ऐड कर दोगे और रेस्पेक्टिव एसेट में बैलेंस शीट में ऐड कर दोगे। और अगर फेयर वैल्यू डिक्रीज थी एक्विजिशन डेट पे, तो प्री रिजर्व में लेस कर दोगे और रेस्पेक्टिव हेड में आप बैलेंस शीट में से डिक्रीज कर दोगे। इसके बाद देखिए आप लोग, जो अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज ऑफ एसेट एक्विजिशन डेट का वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर गिवन नहीं है वो कब होगा, डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी का हो सकता है आपको फेयर वैल्यू क्या थी एक्विजिशन डेट पे, उसमें इंक्रीज डिक्रीज कितना आया वो क्वेश्चन में गिवन ना हो, फेयर वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज कितना आया वो डायरेक्ट अमाउंट गिवन ना हो, तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्विजिशन डेट पे उस एसेट की फेयर वैल्यू कितनी थी माइनस एक्विजिशन डेट पे उस एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना था, तो फेयर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज मिल जाएगा। इसको अपन एक एग्जाम्पल से करते हैं जो मैं आपको क्लास में करवाता हूँ और यही एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपको। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है 1/4/23, एक्विजिशन डेट है 1 अक्टूबर 23, मिड ऑफ द ईयर, कंसोलिडेशन डेट आपको मालूम है ही। अब देखिए कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू आपको दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी की सब्सिडी की 31 मार्च 24, कंसोलिडेशन डेट की दे रखी है 13,50,000, डेप्रिशिएशन रेट 10% है और एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू क्या थी वो मालूम है 20 लाख। तो फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज निकालना है तो एक्विजिशन डेट का कैरिंग अमाउंट भी मालूम होना चाहिए। तो एक्विजिशन डेट का कैरिंग अमाउंट के लिए रिवर्स कैलकुलेशन होगी। आपको आज के दिन का कैरिंग अमाउंट मालूम है तो ये कैसे आया होगा, डेप्रिशिएशन लेस करने के बाद, तो इसमें डेप्रिशिएशन एड बैक कर दे तो 13,50,000 डिवाइड बाई 90%, क्योंकि 10% डेप्रिशिएशन था तो ये कैरिंग अमाउंट आ गया बिगिनिंग का 1 अप्रैल 23। हमें चाहिए 1
अक्टूबर 23 का कैरिंग अमाउंट, तो यानी ये जो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट था आपका 1 अप्रैल 23 का, इसमें से आप माइनस कर दोगे डेप्रीशिएशन 1 अक्टूबर तक का, यानी 6 महीने का। तो इसमें से आप 10% से 6 महीने का डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे, ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 1 अक्टूबर का। ये कैरिंग अमाउंट मिल गया आपको। फेयर वैल्यू मालूम है, एक्विजिशन डेट की दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू गेन, खत्म। अब इसमें एक और पॉइंट देखिए, जब भी डेप्रीशिएबल एसेट्स होंगी उसमें फेयर वैल्यू गेन लॉस आप निकालोगे, फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज निकालोगे एक्विजिशन डेट का, तो एक एडिशनल इफेक्ट हो जाएगा डेप्रीशिएशन का। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट में जो चेंज आया, इंक्रीज डिक्रीज आया, उसकी वजह से डेप्रीशिएशन का एक एडिशनल इफेक्ट हो जाता है। वो इफेक्ट कैसे जाएगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए सामने वाले की बुक्स में जो असेट है वो मैंने टेक ओवर करी थी फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू उस दिन ज़्यादा थी, उस दिन फेयर वैल्यू ज़्यादा थी। तो मैं बिजनेस एक्विजिशन करता हूँ, फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करता हूँ, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली अगर बैलेंस शीट में एज इट इज कंटिन्यू करता तो उस फेयर वैल्यू पे डेप्रीशिएशन चार्ज करता हुआ लाता, उस फेयर वैल्यू पे डेप्रीशिएशन चार्ज करता हुआ लाता, और सामने वाले की बुक्स में कैरिंग अमाउंट कम था, फेयर वैल्यू ज़्यादा थी। लेकिन अब मैं डायरेक्ट उसकी कैरिंग अमाउंट उठा रहा हूँ CFS बनाने के लिए, इंडिया 110 का, फेयर वैल्यू का तो बस एडजस्टमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आज के दिन का कैरिंग अमाउंट अवेलेबल है उसका। तो देखो, उसने सामने वाले ने तो कैरिंग अमाउंट पे डेप्रीशिएशन लगाया होगा, लेकिन CFS के अंदर तो फेयर वैल्यू पे डेप्रीशिएशन लगना चाहिए था जो कि ज़्यादा थी, यानी डेप्रीशिएशन कम लगा हुआ है, कैरिंग अमाउंट कम थी तो कम लगा हुआ है, ज़्यादा लगना चाहिए था, यानी एडिशनल डेप्रीशिएशन भी चार्ज होता। ऐसे ही अगर फेयर वैल्यू कम होती और कैरिंग अमाउंट सामने वाले का ज़्यादा होता तो डेप्रीशिएशन रिवर्स करना पड़ता। तो डेप्रीशिएशन अगर एडिशनल चार्ज करना है तो कैसे चार्ज होगा, असेट किसकी है, सामने वाले की, तो उसकी प्रॉफिट में से लेस होगा। उसका प्रॉफिट कहाँ जाता है, एनालिसिस ऑफ रिजर्व में, एनालिसिस ऑफ रिजर्व में, रिटेन अर्निंग में, प्री या पोस्ट में। अब ये देखो डेप्रीशिएशन कब की बात हो रही है, एक्विजिशन डेट के बाद की, तो पोस्ट एक्विजिशन में से आपको लेस करना पड़ेगा, और ऐसे ही रेस्पेक्टिव एसेट बैलेंस शीट में से लेस करना पड़ेगा। अगर डेप्रीशिएशन रिवर्स करना था ज़्यादा लगाया हुआ उसने, तो हम पोस्ट एक्विजिशन में ऐड करते और रेस्पेक्टिव एसेट में बैलेंस शीट में ऐड करते। पता कैसे चलेगा डेप्रीशिएशन चार्ज करना है या रिवर्स करना है, तो आप देख लो फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना डेप्रीशिएशन लगना चाहिए एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट पे, और जो ओरिजिनल अमाउंट एसेट का था उस पर कितना डेप्रीशिएशन चार्ज हो रखा है एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट तक का, तो आपको मिल जाएगा। एडिशनल डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, नेगेटिव आया तो डेप्रीशिएशन रिवर्स करना है। अपने एग्जांपल में देख लीजिए, फेयर वैल्यू 20 लाख हो गई थी तो 20 लाख पे डेप्रीशिएशन लगता अक्टूबर से मार्च तक का 6 महीने का 10%, इतना लगना चाहिए था। पर हमने तो ओरिजिनल जो अमाउंट 15 लाख है इसी पे पूरे साल पे लगा दिया था, तो इसी पे पूरे साल का यानी 6 महीने का भी इसी पे लग रखा हुआ, 15 लाख पे 10% से लग रखा हुआ एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट का, तो हमें 25,000 का और डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फाइनल अमाउंट पता कर लेना उस डेप्रीशिएबल एसेट से रिलेटेड अपनी बैलेंस शीट में कितना जाएगा, जो हम अगर रेस्पेक्टिव एडजस्टमेंट को करते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बाकी आप निकाल सकते हो। उस एसेट का कैरिंग अमाउंट ले लो कंसोलिडेशन डेट का, फेयर वैल्यू इंक्रीज है तो लेस कर देना, डिक्रीज है तो लेस कर देना एक्विजिशन डेट वाली, और एडिशनल डेप्रीशिएशन चार्ज करना है तो लेस कर देना, और रिवर्स करना था तो ऐड कर देना। जो एडजस्टमेंट ऊपर बताया ना उन्हीं का नेट इम्पैक्ट है ये। तो फाइनल बैलेंस शीट में ये एसेट इतने पे दिखाई देगी मेरी बुक्स में। इसके बाद देखिए एक और पॉइंट, मान लीजिए सामने वाली की कोई इन्वेंट्री थी जिसकी फेयर वैल्यू अलग थी एक्विजिशन डेट पे, तो उसका मैंने इम्पैक्ट दे दिया प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और हमारी बैलेंस शीट में सब काम कर दिया। एक्विजिशन डेट के बाद लेकिन कंसोलिडेशन डेट से पहले, एक्विजिशन डेट के बाद लेकिन कंसोलिडेशन डेट से पहले वो इन्वेंट्री बिक गई, सामने वाले की बुक्स में बची नहीं है, तो जो हमने इफेक्ट दिया था पहले उसको रिवर्स करना पड़ेगा, इन्वेंट्री में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो इफेक्ट अगर एज इट इज लगा रहेगा तो डबल इम्पैक्ट आ जाएगा, तो उस इफेक्ट को रिवर्स करना पड़ता है अगर वो इन्वेंट्री बिक जाती है। तो रिवर्स कैसे करेंगे, मान लीजिए पहले फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ था इन्वेंट्री में, तो हमने क्या किया होगा, फेयर वैल्यू इंक्रीज होने पर प्री रिजर्व्स को बढ़ाया होगा, अब हम उसको डिडक्ट कर देंगे। पहले प्री में बढ़ाया था लेकिन अब डिडक्ट करेंगे पोस्ट में, क्योंकि बिकी कब है, पोस्ट में, एक्विजिशन डेट के बाद, इसलिए पोस्ट में, और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में से हटा देंगे। ऐसे ही जब डिक्रीज हुई थी फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे, तो अब हम क्या करेंगे, पोस्ट में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे इन्वेंट्री में। सिंपल सा एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में होता है, ब्लू लिमिटेड और ऑरेंज लिमिटेड करके क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एक ट्रीटमेंट और करना होता है आपको अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेंट्री का। ये ट्रीटमेंट क्या है, मान लीजिए मैंने कंपनी खरीद ली, ये ट्रीटमेंट जब भी होगा जब आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर चुकी है पेरेंट सब्सिडरी की। मैंने सामने वाली कंपनी को खरीद लिया, अब खरीदने के बाद मैंने उस कंपनी को या तो इन्वेंट्री बेची या उस कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री मुझे बेची। इस ट्रांजैक्शन में हो सकता है हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉफिट कमाया हो, जिसे हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन। इसको आपको हटाना पड़ता है क्योंकि हम आपस में प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं, तो आपको वो प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। अब उसको हटाने के लिए आपको बस ये चेक करना है क्या वो इन्वेंट्री अभी भी स्टॉक में बच रही है, क्या रिमेन अनसोल्ड है क्या ईयर एंड पे। अगर स्टॉक में है तो ही हटाएंगे, अगर वो इन्वेंट्री मैंने भी आगे किसी फर्दर को बेच दी तो हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में रियलाइज हो चुका है वो प्रॉफिट। तो ये अनरियलाइज्ड गेन आपको हटाना पड़ेगा। पहले डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन देख रहे थे, यानी पेरेंट ने अगर सब्सिडी को बेची होती तो इन्वेंट्री, तो मैंने अपने P&L में प्रॉफिट बुक करा होता सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स के बराबर, उसको मैं अपने P&L से यानी
यानी ग्रुप रिटेन अर्निंग से हटाऊंगा, और साथ में ये जो इन्वेंट्री है मैंने अपनी सब्सिडी को बेची तो उसकी इन्वेंट्री, उसकी बुक्स में जो इन्वेंट्री है वो प्रॉफिट इंक्लूडेड अमाउंट पे आ रही होगी, कंसोलिडेट करूंगा तो उसी अमाउंट पे होगी, तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में से भी हटाना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आपको स्ट्रीम ट्रांजैक्शन यानी सब्सिडी ने मुझे बेचा था तो अनरियलाइज्ड गेन कहाँ से हटाएगा? वो अपने P&L कब हुआ है प्रॉफिट? एक्विजिशन डेट के बाद यानी पोस्ट रिटेन अर्निंग में वो हटाएगा। साथ में वो बैलेंस शीट में से भी हमें इन्वेंट्री में हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री जो उसने मुझे बेची होगी मेरी बुक्स में आ रही होगी, मेरी बुक्स में इन्वेंट्री प्रॉफिट पे आ रही है तो उसको हटाना पड़ेगा ना, प्रॉफिट कंपोनेंट वो इन्वेंट्री में थे। तो आपको दो जगह से इफेक्ट देना होता है। ये हो गया अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेंट्री। सेम ऐसे ही अनरियलाइज्ड गेन ऑन पीपी हो सकता है। मैंने रिलेशनशिप एग्जिस्ट होने के बाद हम दोनों ने आपस में हो सकता है पीपी सेल परचेस करी हो, तो पहले डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। मैंने बुक किया होगा तो मेरे ग्रुप आर में से हटेगा, बैलेंस शीट में पीपी में से हटेगा प्रॉफिट। अप स्ट्रीम होगा तो उसके पोस्ट एक्विजिशन में से प्रॉफिट हटेगा और पीपी में से हटाएंगे हम ये जो प्रॉफिट का पोर्शन है। इसके अलावा जब भी पीपी का केस आएगा ना कि एडिशनल ट्रीटमेंट होगा डेप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि इससे डेप्रिसिएशन भी हिल जाता है, तो अनरियलाइज्ड गेन के केस में भी होगा। पहले डाउन स्ट्रीम देख लेते हैं। पेरेंट ने अगर सब्सिडी को बेचा होता तो एक एडिशनल इफेक्ट हम डेप्रिसिएशन का देते। क्या देते? मान लीजिए 100 रुपये की पीपी थी, मैंने मेरी सब्सिडी को 120 रुपये में चिपका दी, तो सब्सिडी तो 120 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने लग गया होगा। जबकि अब हम CFS बना रहे तो अनरियलाइज्ड गेन 20 रुपये के प्रॉफिट के पोर्शन को हटा रहे हैं, तो उस पर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो भी हटना चाहिए। तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया आपने अनरियलाइज्ड पोर्शन पे, वो आप पता करो और वो हटाओ। अब हटाएंगे कैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज कितने किया होगा डाउन स्ट्रीम में, सब्सिडी ने किया होगा अपनी बुक्स में, तो उसके पोस्ट एक्विजिशन में एड बैक करेंगे और बैलेंस शीट में पीपी में एड बैक करेंगे। और अगर आप अप स्ट्रीम होता तो सब्सिडी ने पीपी मुझे बेची होती तो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होता, तो ग्रुप आर में हम एड बैक करते डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट में एड बैक करते डेप्रिसिएशन पीपी के अंदर। अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकाल सकते हो अनरियलाइज्ड गेन पोर्शन पे? सिंपल है, जो जिस अमाउंट पे हमने सेल करी है हमारे ग्रुप एंटिटी को, वो अमाउंट पे डेप्रिसिएशन माइनस ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट क्या था उस एसेट का, उस पर डेप्रिसिएशन। ये तो अनरियलाइज्ड गेन पोर्शन पे डेप्रिसिएशन। ये हो गया आपका स्टेप 5 कंप्लीट एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। क्वेश्चन रिवाइज करेंगे उससे और देख लेंगे। अब स्टेप 6 देखिए, सिंपल सा स्टेप है। नेट एसेट टेकन ओवर पता कर लीजिए सब्सिडी कंपनी की एक्विजिशन डेट पे कितनी थी, क्योंकि हमें गुडविल निकालनी है। तो उसके लिए हम शेयर कैपिटल, सब्सिडी की जितनी शेयर कैपिटल आज के दिन है ये मान लेंगे, पहले भी वही थी कि ये अज्यूम कर लेंगे कोई चेंज नहीं किया, उसने कोई इशू नहीं किया, कोई बाईबैक नहीं किया। प्लस प्री रिजर्व हमने पता कर लिया अभी स्टेप 5 के अंदर। अब स्टेप 7 में हम एनसीए निकालेंगे कंसोलिडेशन डेट का। तो सबसे पहले हमें एनसीए चाहिएगा एक्विजिशन डेट का, जो कि कैसे आ गया? तो फेयर वैल्यू मेथड या पीएसएन जो भी बोला हुआ हो, पीएसएनए मेथड से निकालना है, फेयर वैल्यू से निकालना है तो फेयर वैल्यू गिवन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीएसएनए से निकालना हो तो आपको नेट एसेट टेकन ओवर एट एक्विजिशन डेट चाहिए होती है ना, वो भी अपने निकाली स्टेप 6 में, वो ले लेना। मल्टीप्लाई बाय एनसीए का परसेंटेज कितना था, इसमें आप फिर ऐड कर दो एनसीए ने पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में कितना हिस्सा लिया, अपन एनालिसिस में पोस्ट में हिस्सा देते थे ना, वो ऐड कर देना। एनसीआई ने सब्सिडी के डिविडेंड में कितना हिस्सा लिया था वो लेस करना होता था स्टेप 7 में, मैंने बोला था एनसीए का हिस्सा वो हटाओ। इसके अलावा जो गुडविल आएगी ना वो इम्पेयर होती है, अगर फुल गुडविल होती है, फुल गुडविल अगर इम्पेयर होती है तो उसमें एनसीए का जितना हिस्सा होता है वो एनसीए को भुगतना पड़ता है, वो भी हम यहाँ से लेस करेंगे। क्या आ जाएगा? एनसीए का अमाउंट। एनसीए का अमाउंट नेगेटिव भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, डरने की बात नहीं है, नेगेटिव आए तो नेगेटिव हो सकता है। स्टेप 8 देखिए, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालेंगे कंसोलिडेशन डेट का। अब मैं आपको बता दूं गुडविल और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट जो एक्विजिशन डेट का होता है ना वही कंसोलिडेशन डेट पे कैरी फॉरवर्ड होता है, उसमें चेंज नहीं आता, क्योंकि गुडविल में अमोर्टाइजेशन तो कुछ होता ही नहीं है, बस कभी कभी इंपेयरमेंट हो जाता है। तो गुडविल में अगर इंपेयरमेंट होगा तो ही कंसोलिडेशन डेट का अमाउंट चेंज होगा, वरना एक्विजिशन डेट वाला सेम रहेगा। तो हम गुडविल का एक्विजिशन डेट का अमाउंट निकाल लेते हैं। एक्विजिशन डेट का अमाउंट निकालने के लिए पीसी पता कर लें, एक्विजिशन डेट पे कितना पे किया था हमने, वो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा, गिवन नहीं हो, जनरली होगा भी नहीं। वो कैसे पता चलेगा? आप देखना, पेरेंट कंपनी का आपका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसमें बता रखा होगा सब्सिडी में हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, असेट आ रही होगी ना इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, आप उसी को अज्यूम कर लेना पीसी है भाई, इन्वेस्टमेंट जो किया था वो पीसी होगा, वो अज्यूम करना पड़ेगा। प्लस एनसीए ऐड करना पड़ता है हमें। एनसीए कौन सा ऐड करोगे? एक्विजिशन डेट, गुडविल निकलती है एक्विजिशन डेट। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी बच्चे गलती करते हैं, डाउट भेजते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, अब वो डाउट भेजेंगे और उनका एग्जाम में भी कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बाकी लोगों को बता रहा हूँ, एनसीआई गुडविल के लिए यहाँ पे एक्विजिशन डेट वाली लेना, ये एनसीआई मत ले लेना। गुडविल निकलती है कभी एक्विजिशन डेट, तो एक्विजिशन डेट की एनसीआई कौन सी है? ये वाली एनसीआई लेनी है, ठीक है, ये एनसीआई लेनी है यहाँ पे, क्लियर। इसमें से लेस करोगे नेट एसेट टेकन ओवर जो भी अपन ने निकाली थी स्टेप 6 में,
इक्वेशन डेट वाली, तो आपको पॉजिटिव है तो गुडविल, नेगेटिव है तो कैपिटल लेता है। इंपेयरमेंट कुछ हुआ है बाद में गुडविल में, वो लेस कर दो तो गुडविल ऑन कंसोलिडेशन डेट आ जाएगी। अब गुडविल का इंपेयरमेंट देख लो, जो भी मैंने बताया। अगर गुडविल पार्शियल है यानी एनसीआई पीएसएनए मेथड से कैलकुलेट किया था, तो ये गुडविल केवल पेरेंट को बिलोंग करती है, यानी इस गुडविल में अगर कभी इंपेयरमेंट होगा तो पेरेंट ही भुगतेगा, यानी ग्रुप आरई टू गुडविल होगा, ग्रुप आरई टू गुडविल होगा इंपेयरमेंट लॉस, ग्रुप आरई में डेबिट होगा इंपेयरमेंट लॉस। अगर फुल गुडविल है यानी एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड से निकाली है, तो इस गुडविल में दोनों का हिस्सा है, पेरेंट और एनसीआई, तो यानी इंपेयरमेंट लॉस भी दोनों को भुगतना पड़ेगा। पेरेंट अपने हिस्से जितना भुगतेगा और एनसीआई अपने हिस्से जितना भुगतेगा, तो ग्रुप आरई एनसीआई टू गुडविल होगा इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग। ठीक है, स्टेप नंबर 9 पे आ जाइए। ग्रुप रिजर्व्स या कंसोलिडेटेड रिजर्व्स निकालेंगे पवन। ग्रुप एंटिटी के पूरे कंसोलिडेटेड रिजर्व्स कितने होंगे, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी जो फाइनल बैलेंस आएगा हमारी बैलेंस शीट में वो कितना आएगा कंसोलिडेशन डेट पे। इसके लिए आप कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर, जितने टाइप के रिजर्व्स हैं उनके कॉलम, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व और टोटल। पेरेंट कंपनी के खुद के रिजर्व के बैलेंस ले लो कंसोलिडेशन डेट पे, ऐड कर लो पेरेंट कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में शेयर जो हमने निकालना सीखा था। इसके अलावा पेरेंट कंपनी का सब्सिडरी के डिविडेंड में शेयर हम लेस करते हैं, स्टेप 9 में बोला था, वो आप रिटेन्ड अर्निंग से लेस करोगे। इसके अलावा पेरेंट कंपनी का गुडविल में अगर कोई इंपेयरमेंट हुआ उसका शेयर है वो आप लेस कर लोगे। इसके अलावा डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन हुआ था, उसमें मैंने अनरियलाइज्ड गेन कमाया था पेरेंट कंपनी ने, तो वो भी आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। मैंने बताया था ग्रुप आरई में से हटाया जाता है, वो ही हटा रहे हैं अपन, ग्रुप आरई वर्ड यानी यहाँ की एडजस्टमेंट। इसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट अनरियलाइज्ड गेन पे, जब अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन हो रहा था तो मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा, वो एडबैक करना होता था अनरियलाइज्ड गेन पोर्शन पे, वो एडबैक कर देंगे। इसके अलावा कोई अदर एडजस्टमेंट क्वेश्चन में मेंशन है वो कर लोगे, तो कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का आपका बैलेंस आ जाएगा। लास्ट स्टेप में आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दोगे। ये कैसे बनानी है, पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी के कंसोलिडेशन वाले दिन, कंसोलिडेशन डेट पे सारी एसेट लायबिलिटी के जो बैलेंस शीट में अमाउंट आ रहे हैं वो एज इट इज आप ऐड करते जाना लाइन बाय लाइन, 3 आइटम को छोड़ते। एक तो सब्सिडरी की बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, पेरेंट की बुक्स में जो सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ रहा होगा, और दूसरा सब्सिडरी की बुक्स में जो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स आ रहे हैं, इन तीनों को छोड़ देना, बाकी सब ऐड कर देना। इसके बाद गुडविल और कैपिटल रिजर्व और एनसीआई जो 3 एक्स्ट्रा आइटम निकाले अपन ने वो आप रिकॉर्ड कर लेना, जो स्टेप 7 और 8 में निकाले गए हैं। इसके अलावा फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज का जो हमने इम्पैक्ट दिया था स्टेप 5 एनालिसिस के अंदर, बैलेंस शीट में दे रहे थे ना अपन इम्पैक्ट, वो दे देना। इसके अलावा अनरियलाइज्ड गेन का हम जो इम्पैक्ट दे रहे थे इन्वेंट्री और पीपी में बैलेंस शीट में स्टेप 5 में, वो भी दे देना। और कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए मेरा ट्रेड रिसीवेबल मेरी सब्सिडरी है तो उसके बुक्स में ट्रेड पेबल है, तो ये इंट्रा ग्रुप आइटम है, मैंने सब्सिडरी को लोन दे रखा है, उसने मेरे से लोन ले रखा है, तो ये इंट्रा ग्रुप आइटम है। तो एक की बुक्स में एसेट है, एक की में लाइबिलिटीज है सेम वाली, तो उसको आप एलिमिनेट कर दोगे आपस में। ये आपको करना है, आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी और ये टॉपिक कंप्लीट। कंसोलिडेटेड पी&एल कैश फ्लो काम का नहीं एग्जाम के लिए, और करना हो तो आप कर सकते हो डायरेक्टली, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर नहीं रहा, आप डिटेल्ड रिवीजन वीडियो देख लेना अगर समझना है तो। मैंने आपको पूरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट समझा दी है कैसे होगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना बता दिया। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको बता ही देता हूँ हाथ क्या, फिर बाद के टॉपिक देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ अपने क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आए हुए टाइम हो गया है, तो सीएफएस में से आएगा तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। देखो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपन। राम लिमिटेड ने 60% शेयर्स हैं किशन लिमिटेड के 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर एक्विजिशन डेट है, 31 मार्च 2002 की बैलेंस शीट दे रखी है, यानी कंसोलिडेशन डेट के लिए बैलेंस शीट दे रखी है दोनों कंपनीज की। सारी इन्फॉर्मेशन है अपने पास बैलेंस शीट में। आपको पता लगा रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ किशन लिमिटेड यानी सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग्स 1 अप्रैल 2001 यानी एक्विजिशन डेट से पहले की 60,000 थी।
डिविडेंड सामने वाली कंपनी ने 10% पे किया 1 नवंबर को, यानी एक्विजिशन डेट के बाद, तो ये आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इसको एलिमिनेट करने के लिए। ये डिविडेंड को हमने हमारी बुक्स में P&L में रिकॉर्ड किया हुआ है, वो हमें ग्रुप आरए में से वापस हटाना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर, सामने वाली कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू 1 अक्टूबर की आपको बता रखी है, तो आपको फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है प्लांट मशीनरी का। बाकी कुछ एसेट लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू में इंक्रीज का अमाउंट डायरेक्टली आपको दे रखा है एक्विजिशन डेट का 1 अक्टूबर का। देखो ट्रेड पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री, इन सबका एक्विजिशन डेट का आपको अमाउंट दे रखा है। अब आपको बोला हुआ है कि अज्यूम कर लो कि जो भी अदर रिजर्व्स बैलेंस शीट में आ रहे हैं 31 मार्च को, वो सेम वही थे जो 1 अप्रैल को दे, यानी इनके बैलेंस चेंज हुए हैं, वो प्री में ही जाएंगे, पोस्ट में कुछ नहीं जाएगा उनमें से। कंसोलिडेटेड बनानी है 31 मार्च 2002 की, तो देख लो इसका सॉल्यूशन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप देखो वही स्टेप वाइज आपको प्रोसीजर करना है। सबसे पहला, पेरेंट का शेयर 60% खरीदा अपन ने, एनसीए का कितना होगा फिर 40%, एक्विजिशन डेट 1 अक्टूबर 2001, डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31 मार्च 2002। अब आपको एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी करना है, वो आप किस तरीके से करने वाले हो। तो उसके लिए देखो सबसे पहले बता रखा है आपको सब्सिडरी का रिटेन अर्निंग 1 अप्रैल 2001, तो ये तो पूरा का पूरा प्री होगा, एक्विजिशन डेट से पहले क्या तो प्री में डाल दिया। इसके बाद अगर रिटेन अर्निंग में कितना चेंज आया, सब्सिडरी किशन लिमिटेड, तो इसकी रिटेन अर्निंग आज के दिन हो गई 164, तो 164 माइनस 60,000, इतना चेंज आया ये करंट ईयर में। तो लेकिन हमने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी एक्वायर करी है, तो हमें प्री और पोस्ट में टाइम बेसिस पे बांटना पड़ेगा, यानी 6 मंथ्स का रेशियो आएगा 6:6 का, तो प्री और पोस्ट में डाल दिया। इसके बाद देखिए आप अदर रिजर्व्स का बैलेंस सब्सिडरी की बुक में आ रहा है 2 लाख, ये मानने को बोला है कि ये 1 अप्रैल वाला ही, यानी प्री में ही जाएगा पूरा का पूरा, पोस्ट में कुछ नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए सामने वाली कंपनी ने डिविडेंड भी बांटा है, डिविडेंड कितना बांटा है 10% बांटा है, तो इसकी कैपिटल थी 4 लाख, 4 लाख का 10% 40,000, इसको आपको एड बैक करना पड़ेगा। अब ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी एक्वायर करी थी अपन ने, तो डिविडेंड भी प्री और पोस्ट में टाइम बेसिस के रेशियो में एड बैक होगा, प्री और पोस्ट में टाइम बेसिस यानी 6:6 के रेशियो में एड बैक कर दिया। अब इसके बाद हम फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज का इंपैक्ट दे देते हैं। फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज में ये देखो डायरेक्ट इंपैक्ट जाएगा इन चीज़ों का, वो दे देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से इंक्रीज करना है, इन्वेंट्री 30,000, तो 2 लाख और 30,000 ये अपन ने इंक्रीज कर दिया। लाइबिलिटी 20,000 से इंक्रीज हो रही है, यानी प्रीमियम से अपने को कम करना पड़ेगा। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट है फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज का, प्लांट एंड मशीनरी वाला, जिसके आपको फेयर वैल्यू बता रखी है, इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट नहीं दे रखा, वो आप निकाल सकते हो। 4 लाख उस दिन की फेयर वैल्यू थी 1 अक्टूबर की, तो आज के दिन का आपको कैरिंग अमाउंट दे रखा है, देखो बैलेंस शीट में 2,70,000 प्लांट एंड मशीनरी का। इसकी प्लांट एंड मशीनरी का कैरिंग अमाउंट कितना है 2,70,000, डेप्रिसिएशन रेट कितनी है 10%, तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को कितना रहा होगा। तो देखो कैरिंग अमाउंट 270 आज का 90% अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी ओपनिंग 3 लाख रहा होगा। 6 महीने का उसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 1 अक्टूबर का कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा 285। अब फेयर वैल्यू इंक्रीज का अमाउंट मिल गया 1,50,000, इसे आप प्री में ऐड कर दो 1,50,000। बैलेंस शीट में जो इम्पैक्ट डालेंगे वो अलग है ही, ठीक है। सबके इम्पैक्ट मैं लिखता हूँ, आपको नोट्स में इसी तरीके से लिखने इम्पैक्ट, ताकि आपको याद रहे। इसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएबल एसेट है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी जाएगा। फेयर वैल्यू इंक्रीज, फेयर वैल्यू ज़्यादा थी तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 4 लाख पे 10%, एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट 6 महीने का, इतना चार्ज होता। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 3 लाख, जिसमें हमने पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 3 लाख के ऊपर 10%, 6/12 के अकॉर्डिंग इतना, तो 5,000 का हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो कि पोस्ट रिटेन अर्निंग से लेस होगा बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी, तो पोस्ट में ये लेस कर दिया। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, रियलाइज गेन जैसा कुछ, तो ये आ गए प्री और ये पोस्ट। पोस्ट में हमें हिस्सा देना पड़ेगा पेरेंट और एनसीआई को। ये हो गया एनालिसिस का काम कंप्लीट। एनालिसिस होते ही आपका क्वेश्चन मोर देन 60-70% सॉल्व हो जाता है सीएफएस का। इसके अलावा इसमें और कुछ बचता नहीं है। फिर नेट एसेट कैसे निकालोगे, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल उठा लो एज इट इज 4 लाख रुपए की, यही मान लेंगे, पहले भी यही थी। प्री रिजर्व्स अभी अपन ने पता करें, प्री रिजर्व्स का टोटल कितना था 6,57,000, तो ये आ गई नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट। इसके बाद एनसीए निकालेंगे, एक्विजिशन डेट पे एनसीए कुछ नहीं बोला और फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो हम पीएसएनए से निकालेंगे, तो ये आपकी आ गई नेट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय एनसीए का परसेंटेज, तो पीएसएनए से एक्विजिशन डेट की एनसीए की वैल्यू आ गई। अब एनसीए का पोस्ट रिटेन अर्निंग में कितना हिस्सा है, जो भी अपन ने निकाला 26,800, लेकिन साथ में डिविडेंड जो था उसमें भी एनसीए का हिस्सा था, वो लेस करना पड़ेगा। 40,000 में 40% यानी 16,000 एनसीए का हिस्सा था, जो हम यहाँ पे लेस करेंगे। ये ऐड किया और ये लेस किया, ये आ गई एनसीए कंसोलिडेशन डेट की। नेक्स्ट स्टेप गुडविल।
पीसी, अब पीसी अमाउंट क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो हम जाएंगे बैलेंस शीट में, पेरेंट की बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है किशन लिमिटेड में 8 लाख, तो इसे ही पीसी मान लेंगे। तो ये हमारे लिए पीसी हो गया। एनसीआई लेंगे कौन सा, एक्विजिशन डेट, बस ये गलती नहीं होनी चाहिए, 422,800 लेंगे। इसमें से हम लेस करेंगे नेट एसेट टेक ओवर जो भी निकाली थी 10,57,000, तो ये आ गई गुडविल। अब 9th स्टेप में हम कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी पता करेंगे, तो रिटेन अर्निंग अदर रिजर्व टोटल, यही दो तरीके के रिजर्व है, इनका हम टोटल करते जाएंगे। सबसे पहले पेरेंट के खुद के रिजर्व ले लो। पेरेंट के रिजर्व कितने आ रहे हैं बैलेंस शीट में, 114,400 और 6 लाख, ये ले लिया। फिर पेरेंट का शेयर पोस्ट में जो हमने लिया था रिटेन अर्निंग में था, अदर रिजर्व कुछ था ही नहीं। इसके अलावा पेरेंट का डिविडेंड में जो शेयर था वो हमें लेस करना पड़ता था, रिटेन में थे वो लेस कर दिया, ये आ गए कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट था नहीं क्वेश्चन में। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फाइनल स्टेप है ये आपका। इसमें आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन आइटम ऐड करने हैं और जो इफेक्ट हमने दिए उन सबका इफेक्ट यहाँ डालना है। तो देखो सबसे पहले आप पीपी देखो, सबसे पहले पीपी में आपके 3,60,000, यहाँ पे 480 और 270, ये ले ली मैंने, 360, 480 और 270। इसके अलावा पीपी के अंदर और क्या आएगा, अब देखो पीपी में अब आपको और क्या लेना है, जो आपने इम्पैक्ट डाले थे वो लेने हैं। इम्पैक्ट क्या क्या डाले थे, आप ऊपर आइए। एक तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू इंक्रीज करी थी 2 लाख से, तो ये भी लैंड एंड बिल्डिंग पीपी में ऐड होगा। और एक हमने प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू इंक्रीज करी थी, ये पीपी में ऐड होगा। और इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, ये पीपी में से लेस होगा। तो ये 3 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो ये देखो आपके 3 एडजस्टमेंट, 2 लाख ऐड किया लैंड एंड बिल्डिंग का, 15 ऐड किया प्लांट एंड मशीनरी की इंक्रीज का, और 5,000 लेस किया एडिशनल डेप्रिसिएशन। गुडविल हमने निकाली थी वो रिकॉर्ड कर ली। इसके अलावा देखो अब इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं क्योंकि कट जाएगा, पीसी था ये, तो इन्वेंट्री दोनों की ऐड कर दोगे। और इन्वेंट्री में कोई एडजस्टमेंट था तो वो आप कर दोगे। इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट था फेयर वैल्यू वाला, वो हमने ऐड कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज ले लोगे। कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज ले लोगे, दोनों का टोटल करके। इसके बाद आ जाइए इक्विटी साइड में, तो आप इक्विटी लोगे सिर्फ पेरेंट की, 10 लाख की ले ली, तो 10 लाख की आपने पेरेंट की इक्विटी ले ली। अदर इक्विटी अब आपको लेनी है, अदर इक्विटी आपको कहाँ से उठानी है, स्टेप नंबर 9 से जो अपने निकाली थी 730,600। अब अदर इक्विटी से रिलेटेड कई बार ऐसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाता है, तो जो मैं आपको स्टेप नंबर 9 करवा रहा हूँ ना, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ही काम कर रहा है एक तरीके से, उसमें ओपनिंग बैलेंस और दिखा देने होते हैं। तो वो आपका कोई रोल प्ले नहीं करता, अगर टाइम हो तो बना देना, उसके मार्क्स नहीं होते हैं जनरली, और टाइम नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो कि स्टेप, क्योंकि स्टेप 9 वो काम कर जाएगा। इसके बाद देखिए एनसीआई हमें दिखाना होता है, कंसोलिडेशन डेट वाला वो दिखा दिया। अब इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज उठा लिया, ट्रेड पेबल ये 2 ले लिया, लेकिन एक इंक्रीज भी था ट्रेड पेबल में 20,000 का, तो वो इंक्रीज भी कर दिया, तो ये आ गया, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी आपकी। इसी के साथ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक और क्वेश्चन है वो और करवा देता हूँ, वो आज तक आया नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ब्लू हेवंस और ऑरेंज काउंटी वाला, ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, 5, 6। 4 और 5 तो इंडेक्स 103 के हैं, बिजनेस एक्विजिशन पे, एक्विजिशन डेट पे बैलेंस शीट बनाने के, तो वो तो मैं करवा नहीं रहा। डायरेक्ट क्वेश्चन 6 कराऊंगा कंसोलिडेशन डेट पे बैलेंस शीट बनाने का, तो क्वेश्चन 4 का लिंक भी आएगा। तो एग्जाम में तो आपको एक ही क्वेश्चन बना के देगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि आप क्वेश्चन रेफर कर लो तो आप बोलो सर हम तो मॉड्यूल ले जाना भूल गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में सब कुछ पूरा एक साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आएगा। तो क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है कि हम सामने वाले के 75% स्टेक ले रहे हैं 4,500 लाख देके। तो इसमें देखो जो क्वेश्चन 5 वाली जो कंडीशन थी ना, वो वाली कंडीशन आपको फॉलो करनी है। 31 मार्च 2002 का आप परचेज करो, ये आपकी एक्विजिशन डेट है। आपको बोला है 31 मार्च 2003 को कोई बैलेंस शीट दे रखी है और P&L दे रखे हैं दोनों कंपनीज के, और कंसोलिडेशन करना है। 31 मार्च 2003 की बैलेंस शीट बनानी है, यानी इंडिया 110 के अकॉर्डिंग CFS बनेगा। बैलेंस शीट P&L दे रखा है, आपको बता रखा है आज के दिन गुडविल इंपेयर हो चुकी है 98 लाख से। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बिल्डिंग और अदर पीपी में जो एक्विजिशन डेट पे हुआ था, उस दिन जो यूजफुल लाइफ बची थी पीपी की, वो हुई थी आपकी 20 लाख की। पीपी की जो यूजफुल लाइफ बची थी वो थी 20 ईयर्स की, और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू थी 0। स्ट्रेट लाइन मेथड आप डेप्रिसिएशन के लिए चार्ज करे थे। जो भी इन्वेंट्री ऑरेंज काउंटी यानी मेरी सब्सिडी की 31 मार्च 2002 को मैंने एक्वायर करी थी, वो ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में बिक गई है। तो अगर इस इन्वेंट्री में कोई फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुआ होगा प्री टाइम पर, तो उसको अब हमें रिवर्स करना पड़ेगा पोस्ट के अंदर। आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, देख लो इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पेरेंट अपन है 75 ले रहे हैं ब्लू लिमिटेड,
एनसीए कितना हो गया फिर 25%, डेट ऑफ एक्विजिशन 31 मार्च 2002, कंसोलिडेशन करना है 31 मार्च 2003। अब स्टेप 5 देखो एनालिसिस। अब प्री रिजर्व्स के बैलेंस चाहिए तो आपको क्वेश्चन में सब इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलेगी। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑरेंज काउंटी की रिजर्व्स का बैलेंस मिल जाएगा। देखो केवल रिटेन अर्निंग के नाम से आ रहा तो एक ही कॉलम आ जाएगा 2300 का, इधर पोस्ट में एक ही कॉलम आएगा क्योंकि एक ही रिजर्व है रिटेन अर्निंग। अब इंक्रीज कितना हुआ रिटेन अर्निंग में, करंट बैलेंस शीट में देख लेते हैं। करंट बैलेंस शीट में रिजर्व्स का बैलेंस आ रहा है सामने वाले का 2850। ये इंक्रीज है, ये आपका ड्यूरिंग द ईयर का अमाउंट है क्योंकि आपने जो एक्विजिशन है बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे कर लिया था या उससे पहले कर लिया था, पूरा का पूरा पोस्ट के अंदर चला जाएगा। अब कोई फेयर वैल्यू या डिविडेंड की एडजस्टमेंट है वो कर दो। डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला लेकिन फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट है अपने पास। फेयर वैल्यू की बात करी थी ना, तो क्वेश्चन 4 में जाओगे तो आपको देखो फेयर वैल्यू दे रखी थी। इसकी पीपी की, ऑरेंज काउंटी की पीपी की कैरिंग अमाउंट इतना था, फेयर वैल्यू इतनी थी, यानी 300 रुपये की फेयर वैल्यू ज़्यादा थी, या प्री में ऐड करोगे। इसके अलावा इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू 100 से ज़्यादा थी, ये प्री में ऐड करोगे। बस ये दो की फेयर वैल्यू में चेंज था कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में, तो ये हम प्री में ऐड किया हुआ है। देखो अब पीपी की फेयर वैल्यू पे इंपैक्ट आया तो डेप्रिसिएशन का भी इंपैक्ट लेना पड़ता है हमें। अब डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कैसे लेंगे, अगर फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो कितना लगता, तो 3300 लाख फेयर वैल्यू, और उस दिन यूजफुल लाइफ कितनी बताई है 20 ईयर्स, तो इतना डेप्रिसिएशन लगता। लेकिन हमने तो कैरिंग अमाउंट पे लगा दिया होगा, तो 3000 का कैरिंग अमाउंट है, इसमें 20 से 150 लगा दिया होगा, तो 15 का एडिशनल डेप्रिसिएशन पोस्ट में लेस होगा और बैलेंस शीट में लेस होगा। समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो इन्वेंट्री हमने रिसीव करी थी सामने वाले से, वो इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर सेल हो चुकी है, जो वो इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर हम सेल कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो उस इन्वेंट्री में भी तो हमने फेयर वैल्यू इंक्रीज करी है, तो फेयर वैल्यू इंक्रीज से प्री में बढ़ाया तो पोस्ट में हमें कम करना पड़ेगा, और ऐसे ही बैलेंस शीट में भी कम होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस ये आपके एडजस्टमेंट है, पोस्ट वाले प्रॉफिट को आप बांट दो। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप, शेयर कैपिटल देख लो सामने वाले की कितनी है, बैलेंस शीट में मिल जाएगी। प्री रिजर्व अभी निकाले ही है, ये आ जाएगी नेट एसेट्स। फिर एनसीए एक्विजिशन डेट पे कितना आएगा, तो एक्विजिशन डेट पे आप नेट एसेट्स का 25% कर दो क्योंकि फेयर वैल्यू मालूम नहीं है, और पोस्ट रिटेन अर्निंग में एनसीए को शेयर दे दो। गुडविल कैसे आएगी, पीसी आपको बता रखा है 4500 लाख। एक्विजिशन डेट पे एनसीए कितनी थी वो ले लेना, और उसमें से फिर आप नेट एसेट लेस कर देना, तो गुडविल आ गई आपकी। अब ये जो गुडविल आई है इसमें से इम्पेयरमेंट लेस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपका इम्पेयरमेंट है गुडविल में 98। अब ये इम्पेयरमेंट बताओ कौन भुगतेगा, ये इम्पेयरमेंट भुगतेगा सिर्फ पेरेंट, क्योंकि एनसीए हमने पीएसएनए से निकाला था तो गुडविल पार्शियल थी, तो इम्पेयरमेंट करके गुडविल कंसोलिडेशन डेट पे आ गई। लेकिन अब ये इम्पेयरमेंट सिर्फ पेरेंट में से लेस होगा, इसलिए हमने देखो एनसीए में तो कोई इम्पेयरमेंट लेस नहीं किया। क्लियर है। अब फाइनल पेरेंट की कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी निकालें, एक ही रिटेन अर्निंग दे रखी है, तो पेरेंट का आज के दिन रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना आ रहा है वो ले लो 11000 का, पोस्ट में हिस्सा ले लो और इम्पेयरमेंट लेस कर दो, ये आ गया। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तो आप पीपी ले लो दोनों की, पीपी में फेयर वैल्यू इंक्रीज किया और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हटाया, गुडविल ले ली। इन्वेंट्री में हमने दोनों की इन्वेंट्री ली, फेयर वैल्यू इंक्रीज प्री का इफेक्ट डाला, लेकिन पोस्ट में हमने वापस लेस किया था तो वो लेस किया, तो अल्टीमेटली नील हो गया ये। ट्रेड रिसीवेबल कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज आ गए। इक्विटी शेयर कैपिटल पेरेंट की आ गई, अदर इक्विटी पेरेंट का भी अपन ने निकाल ही लिया, एनसीए निकाला ही था अभी, और ट्रेड पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें थोड़ा पी&एल का पार्ट भी है, वो इग्नोर करो, कोई ज़्यादा काम का नहीं है, छोटा सा है। तो ये मैंने आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सिखा दिया एज पर इंडिया 110, रिवाइज भी करवा दिया आपको पूरा क्वेश्चंस के साथ। चेन होल्डिंग पिछले अटेम्प्ट में आ गया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। आप पढ़ना चाहो तो रिवीजन, मेन रिवीजन वीडियो से पढ़ लेना, डिटेल वाले थे। अब देखिए आप लोग, परचेज ऑफ एडिशनल स्टेक इन सब्सिडरी कंपनी आफ्टर एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय पेरेंट कंपनी। अब मैं इस इंडिया 110 में जो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ना, वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनमें से अभी तक किसी पे भी क्वेश्चन नहीं आया, तो 4-5 नंबर का इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा छोटे छोटे टॉपिक हैं, फटाफट से देख लो आप। देखो अब मैं अगर एडिशनल स्टेक लेता हूँ सब्सिडी में, मान लो मेरे पास 60% स्टेक है, कुछ टाइम बाद मैं 10% और खरीदता हूँ, तो उससे क्या होगा, कोई सब्सिडी में मेरे को कंट्रोल तो मिला नहीं, कंट्रोल तो ऑलरेडी था ही, बस एडिशनल स्टेक परचेज किया तो इसकी अकाउंटिंग, इसकी एसएफएस में तो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक, जो अमाउंट पे किया। सीएफएस की अकाउंटिंग सीखनी है, सीएफएस में हम क्या करेंगे, सीएफएस में देखो 60% था तो एनसीए का कितना था 40%, अब मैं 10% और ले लूँगा तो एनसीए का 10% से कम हो जाएगा ना, 30 बचेगा। तो बस आपको सीएफएस में क्या करना है, एनसीए को डी रिकॉग्नाइज करना है, डेबिट करना है, कितना प्रोपोर्शनेट। मान लो एनसीए का बैलेंस था 1000, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये रिफ्लेक्ट कर रहा था उसके 40% को। अब उसमें से 40 में से 10 मैंने ले लिया, तो बस इतना अमाउंट आप डी रिकॉग्नाइज कर दोगे। इसके अलावा टू कैश बैंक जो आपने कंसिडरेशन पे किया एडिशनल स्टेक के लिए, डिफरेंस इन एंट्री आएगा, गेन या लॉस ऑन
परचेज ऑफ एडिशनल स्टेक, जो कि कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में जाएगा। रिटेन अर्निंग में क्यों? क्योंकि एनसीआई इक्विटी हेड का पार्ट होता है, ठीक है, ये समझाया हुआ है रीजन। ये एग्जांपल भी मैंने दिया, अभी समझाया वैसा ही एग्जांपल है, देख लेना आप, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो सेल ऑफ स्टेक अगर सब्सिडरी कंपनी में करते हैं अपन, पेरेंट कंपनी, मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी में मेरा 80% स्टेक है, जिसमें से अगर मैं 15% स्टेक बेच देता हूं तो बताओ मेरे पास कितना बचेगा? 65%। तो मैंने स्टेक बेचा, लेकिन ये स्टेक ऐसा बेचा है जिससे मेरा कंट्रोल नहीं जाएगा, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? एसएफएस में कैश बैंक से पैसा आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम कर दूंगा मेरे एसएफएस में, और डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस पीएनएल में चला जाएगा, सेल का गेन लॉस पीएनएल में जाएगा। इसके बाद आप देखो पेरेंट कंपनी सीएफएस में कैसे अकाउंटिंग करेगी, वो अपने को जानना है मेन। तो नो लॉस ऑफ कंट्रोल, ये वाला क्या था? नो लॉस ऑफ कंट्रोल। स्टेक बेचने के बाद भी कंट्रोल तो मेरे पास ही है ना, 50% से ज़्यादा तो मेरे पास ही है, तो इसमें कैश बैंक से तो पैसा आएगा स्टेक बेचने पे। अब आपने स्टेक बेचा तो एनसीए की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले एनसीए कितना था? 20% था, और अब कितना हो जाएगा एनसीए? 35%। तो एनसीआई 15% से बढ़ जाएगा। तो एनसीआई वाले हिस्सा मांगेंगे। हिस्सा किस में मांगेंगे? नेट एसेट्स जो भी होंगी आज के दिन, और गुडविल जो भी होगी सामने वाली सब्सिडरी से रिलेटेड, उसका कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एंड गुडविल ऑन कंसोलिडेशन ऑन सेल डेट मल्टीप्लाई बाय जितना स्टेक हमने बेचा है, इसमें हिस्सा मांगेंगे, इतना बढ़ा दोगे, डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस होगा, और ये गेन लॉस कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, वही रिटेन अर्निंग, क्योंकि यहाँ पे अब एनसीआई का इफेक्ट आ चुका है। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल है आपके सामने, ये आप देख सकते हो, सिंपल सा है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, आप पोस्ट करके ये देख लो चाहिए। अब आ जाओ दूसरा केस, लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाए। मान लो मेरे पास 80% स्टेक था ये, और इसमें से मान लो मैंने 50% स्टेक बेच दिया, तो मेरे पास बचेगा कितना? 30%, तो कंट्रोल गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? एसएफएस में तो सेम होगी, कैश टू इन्वेस्टमेंट डिफरेंस गेन लॉस पीएनएल। लेकिन सीएफएस में क्या होगा? तो सीएफएस में अब मेरी सब्सिडरी बची नहीं, कंट्रोल गया तो सब्सिडरी बची नहीं, तो आपको क्या करना है? कैश बैंक से पैसा मिला, आप सब्सिडी से रिलेटेड जितने भी आइटम थे सब डी रिकॉग्नाइज कर दो, यानी मेरी जितनी भी नेट एसेट्स थी सब्सिडी में डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा आज के दिन, जो भी कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा। सब्सिडी से रिलेटेड जो भी गुडविल बुक करेगी थी वो भी पूरी डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। कोई एनसीआई का कैरिंग अमाउंट था सब्सिडी से रिलेटेड, वो डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। इसके अलावा अब देखो 30% स्टेक तो अभी भी बच गया ना, कुछ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट तो बच गया ना, तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बुक करूंगा ना मैं, तो रिटेन पोर्शन जो मेरे पास बच गया उसको मैं बुक कर लूंगा फेयर वैल्यू पे, डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस होगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में चला जाएगा। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे देखो कुछ स्पेशल पॉइंट बताने हैं। एनसीए का कैरिंग अमाउंट या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन नहीं है तो आप देखना एनसीए अगर हम पीएसएनए से निकाल रहे हैं तो कैरिंग अमाउंट सब्सिडी का सेल डेट पर नेट एसेट्स का जो भी सेल डेट पे कैरिंग अमाउंट होगा उसको एनसीआई के बिफोर सेल करने से पहले जो स्टेक था उससे मल्टीप्लाई कर देना, आज के दिन का कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा एनसीआई का। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी और गुडविल का जो भी कैरिंग अमाउंट था सब्सिडी का सेल डेट पर, उसको एनसीआई के स्टेक से मल्टीप्लाई कर देना, आपको एनसीआई का कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो रिटेन्ड पोर्शन उसको फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं तो वो आपको फेयर वैल्यू गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो सेल डेट पे सब्सिडी की नेट एसेट्स का कैरिंग अमाउंट और गुडविल, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना स्टेक आपने रिटेन करा है उस परसेंटेज से। ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने आप देखना चाहो ये देख लो। 80% स्टेक था मेरे पास जो कि मैंने 1040 में खरीदा था, एनसीआई पीएसएनए से कैलकुलेट हो रखा था। 1 अप्रैल 23 को मैंने 35% स्टेक 600 रुपये में बेच दिया। नेट एसेट ऑफ सब्सिडी 1300 रुपये और गुडविल 200 है सेल डेट पर। तो देखो सबसे पहले आप लोग जब आपने स्टेक 35% बेचा तो आपका कंट्रोल चला गया, 45% ही आपके पास उसमें स्टेक बचेगा, तो आपका लॉस ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो इसके में एसएफएस में तो क्या होगा? कैश आया सेल पे 600 रुपये का। इन्वेस्टमेंट आप कम करोगे, सब्सिडी का जो इन्वेस्टमेंट आपने दिखाया होगा आपकी सेपरेट बुक्स में वो कितना दिखाया होगा? जितने में खरीदा था 1040, तो 1040 80% को रिफ्लेक्ट करा है, 35% बेच दिया, डिफरेंस गेन आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। अब सीएफएस में क्या होगा? कैश आया जो 600 रुपये का। इसके अलावा देखो मेरी नेट एसेट जितनी थी आज के दिन वो डी रिकॉग्नाइज होगी, गुडविल डी रिकॉग्नाइज होगी। इसके अलावा एनसीआई जो है वो डी रिकॉग्नाइज होगा, तो एनसीआई का कैरिंग अमाउंट पता ही नहीं है तो वो कैसे निकाल सकते हो? एनसीआई पीएसएनए से था बोला हुआ है, तो आज के दिन एनसीआई का जितना भी आज के दिन नेट एसेट सब्सिडी की जितनी भी होगी उसको एनसीआई का पहले कितना स्टेक था 20%, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनसीआई का कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे दिखाना जो बच गया 45%, वो कैसे दिखाऊँ? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स और जो गुडविल है सब्सिडी की आज के दिन, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो जो स्टेक आपने रिटेन किया है, डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस जो कि पीएनएल में गेन चला गया। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो ये वाला। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट मान के चल लेना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कभी नहीं आया और अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा।
अब देखिए डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है सब्सिडरी में। डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब बैठे बिठाए मेरा कंट्रोल चला गया। सब्सिडरी ने मान लो एनसीए शेयर होल्डर्स को और शेयर इशू कर दिए, तो इसमें क्या होगा, सेम अकाउंटिंग होगी, बस जो एंट्री में कैश बैंक में डेबिट करा था वो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास पैसा तो आएगा नहीं, बस मेरा कंट्रोल चला जाएगा। एग्जाम्पल से देखो, मेरे पास बी लिमिटेड में 30,000 शेयर थे, एनसीए के पास 20,000, तो यानी मेरे पास 60% शेयर थे टोटल, तो कंट्रोल था। 2 साल बाद सामने वाली कंपनी ने एनसीए वालों को 25,000 शेयर और इशू कर दिए, तो मेरे पास तो 30,000 ही रहे, एनसीए के पास 25,000 और आ गए, तो उनका 45,000 हो गया, यानी टोटल 75,000 शेयर हो गए कंपनी में, यानी मेरा 40% स्टेक हो गया, यानी मेरा कंट्रोल चला गया बैठे बिठाए। तो सेम लॉस ऑफ कंट्रोल वाली अकाउंटिंग होगी, बस एंट्री में कैश बैंक रिसीव नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन में भी सब्सिडी बेच सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि देखो 25% स्टेक तो 1 अप्रैल को बेच देंगे और 30 अप्रैल को हम 55% स्टेक बेच देंगे। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन को एक सिंगल ट्रांजैक्शन मान के एक सिंगल ट्रांजैक्शन वाली एक बार में अकाउंटिंग कर लोगे आप इंड AS 110 के अकॉर्डिंग, अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कब होंगे, जब इन दोनों ट्रांजैक्शन की जो प्राइस कम्युनिकेट करी गई होगी कि इतनी तारीख को इतना सेल कर लूँगा, सब एक साथ बैठ के डिसाइड कर लिया गया होगा। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन में जितना स्टेक सेल हो रहा है ना, यानी टोटल आप कितना स्टेक सेल कर रहे हो यहाँ पे 80%, और टोटल अमाउंट कितना अमाउंट ले रहे हो 8 लाख, तो ये 8 लाख 80% सेल कर रहे हो, ऐसा एक सिंगल ट्रांजैक्शन मान के आप करोगे, ठीक है, सिंगल ट्रांजैक्शन हो रहा है ऐसा मान के करोगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, जब आपका लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सब्सिडरी में, तो सब्सिडरी बचेगी नहीं। उस सब्सिडरी के रिजर्व्स में आपने ओसीआई में भी शेयर लिया होगा, आपके बुक्स में आ रहा होगा। जब सब्सिडरी नहीं बची तो वो ओसीआई से निकाल के आपको रिक्लासीफाई करना पड़ता है। जो आइटम पीएनएल में रिक्लासीफाई हो सकते हैं वो पीएनएल में, जो रिटेन अर्निंग में जाएंगे, जो पीएनएल में रिक्लासीफाई नहीं हो सकते वो आप रिटेन अर्निंग में ले जाओगे। जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में शेयर था सब्सिडरी के, तो वो रिटेन अर्निंग में, एफसीटीआर का पीएनएल में, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट को एफबीटीओसीआई पे दिखाया था तो वो पीएनएल में, कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को एफबीटीओसीआई पे दिखाया था तो उसका फेयर वैल्यू गेन लॉस रिटेन अर्निंग में जाता है, और एक्चुरियल गेन लॉस कुछ था इंड AS 19 वाला, तो वो रिटेन अर्निंग में। अब देखिए एक पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी का स्टेटस चेंज होता है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी यानी जो लोगों से पैसा कलेक्ट करके अलग अलग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है, यानी एक तरीके से म्यूचुअल फंड। तो ये कंपनी का अलग अलग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, तो हो सकता है कोई कंपनी इसकी सब्सिडी बन जाए, ज़्यादा 50% से ज़्यादा शेयर हो जाए, तो ये कंसोलिडेशन नहीं कर सकती, इसको इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एट FVTPL दिखाना होता है, क्योंकि ये तो इसका बिजनेस है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, वो पहले इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी, अब वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं एक नॉर्मल कंपनी बन गई, तो अगर उसकी कोई सब्सिडी थी जिसमें उसने 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद सके थे, अब उसको उसका CFS बनाना पड़ेगा पहली बार इंड AS 103 के अकॉर्डिंग। कौन से दिन, जिस दिन चेंज ऑफ स्टेटस हुआ, वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं रही है, अब उस दिन को आप एक्विजिशन डेट मान लोगे। और आज के दिन जो भी कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी का उसकी बुक्स में, उसे आप PC मान लोगे, डीम्ड PC मान लोगे। समझ में आया? बस अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो एक नॉर्मल कंपनी है, मेरी एक सब्सिडी है, 60% इन्वेस्ट करता हूँ, मैं CFS बना रहा था, पर आज के दिन से मैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गया, तो अब मैं कंसोलिडेशन करना आज के दिन से बंद कर दूंगा, और आज के दिन से मेरा कंसोलिडेशन करना बंद करूंगा, तो उससे सब्सिडी का जितना भी मैंने डेटा रिकॉग्नाइज कर रखा था उसे डी रिकॉग्नाइज करूंगा, यानी लॉस ऑफ कंट्रोल की अकाउंटिंग करूंगा। तो आपको कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट और गुडविल डी रिकॉग्नाइज करना है, NCI डी रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट तो रहेगा, FVTPL पे दिखाना पड़ेगा। मैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गया तो वो दिखाऊंगा FVTPL पे, और डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस जाएगा, इसमें कैश बैंक आएगा नहीं, ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर गेन लॉस आएगा। ये हो गया आपका कंप्लीट इंड AS 110। तो इसके कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता देता हूँ। अब इसमें 2 क्वेश्चंस तो मैंने आपको कराई दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। एक ही क्वेश्चन देख लेना, अगर छोटा क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है, ये आया नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो, एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन 100% शेयर कैपिटल ले रखी है एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये मेरी सब्सिडरी है। 1 अप्रैल को एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन ने अपनी सब्सिडी से बिल्डिंग खरीदी, यानी सब्सिडी ने अपनी पेरेंट को बिल्डिंग बेची है, ठीक है, तो अनरियलाइज गेन वगैरह होगा, वो सब ट्रीटमेंट अपने को करना पड़ेगा। 11 लाख रुपए में सब्सिडी ने मुझे बिल्डिंग बेची है। एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मेरी सब्सिडी जो है उसने बिल्डिंग 1 अप्रैल 2000 को, यानी जस्ट 1 साल पहले खरीदी थी किसी पार्टी से 10,25,000 में, और मेरे को चिपका दी 11 लाख रुपए में। एट द टाइम बिल्डिंग वॉज असेस्ड टू हैव ए यूजफुल लाइफ ऑफ 21 ईयर, उस टाइम पे उसकी यूजफुल लाइफ थी 21 साल, और रेजिडुअल वैल्यू थी 5 लाख। 1 अप्रैल 2001 जिस दिन उसने ये बिल्डिंग मुझे बेची है, आज के दिन उसकी बुक्स में ये बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट था 10 लाख रुपये।
एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आज के दिन 20 साल बची, भाई 1 साल निकल गया तो 20 साल बची अब। और रेजिडुअल वैल्यू है वो री एस्टिमेट करी जा चुकी है 3,50,000 पे। एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं, आप नेसेसरी जनरल एंट्री पास करो इंडिविजुअल और सीएफएस, यानी एसएफएस और सीएफएस दोनों में करनी पड़ेगी। तो इसका सोल्यूशन देखो आप लोग, देखो अब आप लोग सबसे पहले सब्सिडी की बुक्स में बात कर लेते हैं। सब्सिडी की बुक्स में क्या होगा, सब्सिडी ने पहले 1 अप्रैल 2000 को किसी से मार्केट में खरीदी थी बिल्डिंग टू कैश 10,25,000 में। फिर ये बिल्डिंग पे इसने डेप्रिसिएशन लगाया होगा 1 साल यूज़ करके, डेप्रिसिएशन लगाया होगा 10,25,000, जब फिर रेजिडुअल वैल्यू थी 5 लाख और यूजफुल लाइफ थी 21 साल, तो 25,000 का डेप्रिसिएशन लग गया था। तो आज के दिन जस्ट 1 साल बाद डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसने ये मशीन क्या करी, अपनी पेरेंट को बेच दी, तो उसको कैश मिला 11 लाख रुपए में बेची। बिल्डिंग कितने की चली गई, बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितना बचा 10 लाख, जो कि आपको दिखा भी रखा है कि 10 लाख था, आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो। तो गेन आ गया डिफरेंस एंट्री में, गेन ऑन सेल 1 लाख रुपीज़ का। ये तो हो गई सब्सिडी की बुक्स में अकाउंटिंग। पेरेंट की बुक्स में अकाउंटिंग देख लो, पेरेंट ने 1 अप्रैल 2001 को सब्सिडी से खरीदी 11 लाख की बिल्डिंग टू कैश। अब 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी पेरेंट। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए देखो 11 लाख पे खरीदी माइनस 350 की रेजिडुअल वैल्यू, 20 ईयर्स की यूजफुल लाइफ, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया। अब कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या एंट्री पास होगी वो देख लीजिए आप लोग। कंसोलिडेटेड बुक्स में एक तो जो सब्सिडरी ने मेरे से प्रॉफिट कमाया है वो हटाना पड़ेगा पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग में से उसके। तो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग यानी प्रॉफिट कम करना है तो डेबिट टू सब्सिडरी की बिल्डिंग में से, बिल्डिंग हमारी एसेट है उसमें से कम होगा तो बिल्डिंग को क्रेडिट किया। कितना कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना कमाया था उसने 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए। इसके अलावा देखिए डेप्रीशिएशन का भी एडिशनल इफेक्ट आएगा। उसने मुझे एसेट बेची तो मैंने 11 लाख पे डेप्रीशिएशन लगाया होगा, जबकि उसकी बुक में ही रहती वो एसेट, तो 10 लाख जो उसका कैरिंग अमाउंट था उसी पे एसेट चलता। तो 10 लाख पे डेप्रीशिएशन कितना बनता, देखो 11 लाख पे 3.5 लाख डिवाइड बाई 20 करके मैंने 37,500 का डेप्रीशिएशन लगाया। पर अगर वो मुझे 11 लाख में नहीं बेचता तो 10 लाख 3.5 लाख की नई रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई 20 ईयर्स करके वो इतना डेप्रीशिएशन चार्ज करता। यानी 5,000 का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी बिल्डिंग को बढ़ाना है। टू आपको क्या करना है, अब की बार डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया था ना, क्योंकि मेरे को बिल्डिंग बेची थी, तो मेरे को अपने ग्रुप रिटेन अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन रिवर्स करना है, तो ये डेप्रिसिएशन रिवर्स से वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। फाइनल जो कैरिंग अमाउंट है बैलेंस शीट में इस बिल्डिंग का कितना दिखाई देगा फिर सीएफएस में, तो देखो 11 लाख में खरीदी थी और इसमें मैं 37,500 का जो डेप्रिसिएशन है वो मैंने काटा, जो मैंने खुद ने काटा था। इसके बाद अनरियलाइज्ड गेन हटाया और इसके अलावा जो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो रिवर्स करना था जो मैंने चार्ज किया हुआ था वो रिवर्स किया, तो ये मेरा कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में अब दिखाई देगा सीएफएस के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका रिवाइज करवा दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर आप देखो, एक ये क्वेश्चन नंबर 22 भी आ सकता है, परचेज ऑफ एडिशनल स्टिक, मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट हो सकता है, छोटा क्वेश्चन आया तो कर लेना, सिंपल सा है, समझा चुका हूँ मैं कैसे एंट्री पास करेंगे, बस वही एक सिंगल एंट्री इसका सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल से समझाया हुआ है तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको करनी नहीं मेहनत। सेल ऑफ स्टेक में कोई सा भी क्वेश्चन देख लेना, एक तो ये है आपका नॉर्मल क्वेश्चन सेल ऑफ स्टेक का, ये आप देख लेना, ये आपका नो लॉस ऑफ कंट्रोल वाला क्वेश्चन है, 40% स्टेक बेचा है जिसमें, तो एग्जाम्पल से मैंने आपको दिखा दिया था ये भी। और लॉस ऑफ कंट्रोल के क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे। लॉस ऑफ कंट्रोल में एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है इंपॉर्टेंट आ सकता है, देख लेना लॉस ऑफ कंट्रोल का है ये वाला जो क्वेश्चन है 31, और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ लॉस ऑफ कंट्रोल में जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना लॉस ऑफ कंट्रोल में। अब आगे देखिए लॉस ऑफ कंट्रोल का एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए लॉस ऑफ कंट्रोल में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज तक अभी आया नहीं है तो ये आ सकता है आपका। देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रिलायंस की बहुत सारी सब्सिडीज हैं जिसमें एक सब्सिडी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम, और रिलायंस की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2002 की। साथ में आपको बता रखा है इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिलायंस जियो इन्फोकॉम की एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड कितना अमाउंट इंक्लूडेड है, ठीक है, ये आपको बता रखा है। तो इससे रिलेटेड गुडविल भी आई होगी क्योंकि सब्सिडी है तो वो भी दे रखा है, बाकी एसेट और लाइबिलिटी का इसका अमाउंट भी बता रखा है, इसके अंदर कितना इंक्लूडेड है। आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है आज के दिन की, अगर हम 90% शेयर्स आज के दिन किसी और पार्टी को 1000 रुपीज़ में बेच देते हैं तो आपको लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। 100% कंट्रोल था, 90% बेच दिया, आपका लॉस ऑफ कंट्रोल होगा। इसकी अकाउंटिंग देखो आप कैसे करोगे।
देखो लॉस ऑफ कंट्रोल में बस सबसे पहले जनरल एंट्री पास करके देख लो, कैश आ जाएगा 1000 का। एनसीआई कुछ होगा, डी रिकॉग्नाइज होगा, मेरी होली ओन सब्सिडरी थी तो एनसीआई नील आएगा। नेट एसेट्स जितनी भी थी सब्सिडरी की वो डी रिकॉग्नाइज करनी है, गुडविल डी रिकॉग्नाइज करनी है। तो सब्सिडरी की नेट एसेट्स के लिए इनका टोटल कर लो असेट्स का, माइनस सब्सिडरी की एक लाइबिलिटी थी, ये कर लोगे तो आपको सब्सिडरी की नेट एसेट मिल जाएगी जो कि आएगी 1190। सब्सिडरी से रिलेटेड गुडविल कितनी थी 90, वो भी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। इसके बाद जो हमने पोर्शन रिटेन कर लिया 10% रिटेन कर लिया ना, उसका इन्वेस्टमेंट दिखा दो। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, फेयर वैल्यू, वो गिवन नहीं है, वो कैसे निकाल लोगे आप, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी और एंड गुडविल ऑन सेल डेट मल्टीप्लाई बाय स्टेक जो रिटेन किया। तो नेट एसेट्स कितनी है ये और गुडविल ये है, तो इन दोनों का टोटल कितना होता है 1190 प्लस 90, ये हुआ 1280 और इसका आप 10% कर दो तो ये आ गया आपका 128। डिफरेंस इन एंट्री आ जाएगा यहाँ पे लॉस, बैलेंसिंग फिगर 152। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। बैलेंस शीट बनानी है क्योंकि पूछी है, तो बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, देखो जो पीपी है देखते जाओ, पीपी इतनी है 1620, इसमें से मैं इसकी पीपी हटा दूंगा क्योंकि अब डी रिकॉग्नाइज करें ना। गुडविल ऑलरेडी हटा चुके अपन, 190 में से 90 की गुडविल हटा दिए। फिर इन्वेस्टमेंट जो हमें अब सेपरेटली दिखाना पड़ेगा 10% वाला 128 का, वो ले लो। इन्वेंट्रीज हटा दो उसकी, बस ये हटाते जाओ, ये आपका हो जाएगा। बस एक चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, जो कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस है इसमें आपको ध्यान रखना, जब आपने स्टेक बेचा है तो 1000 का कैश भी आया वो ऐड करना है, यानी जो जनरल एंट्री है इसका इफेक्ट भी दे देना। ठीक है, आपने उसका कैश हटाया लेकिन जो बेचा वो कैश भी आएगा, बाकी सब वही जनरल एंट्री के इफेक्ट देने हैं और उससे रिलेटेड कोई एसेट लाइबिलिटी है वो हटानी है। ये कंप्लीट हो चुका है आपका क्वेश्चन। तो ये हो गया इंडेक्स 110 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको मार्क भी करवा दिए इम्पोर्टेंट। देखो अब इंडेक्स 28 और इंडेक्स 111 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार, क्योंकि पिछली बार इंडेक्स 28 का क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। बाकी इसमें भी मैं एक आधा क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगता है तो आपको बता देता हूँ। एक ये क्वेश्चन देख लेना, वो आप अलग से फिर इंडेक्स 28 और 111 डिटेल्ड वाले रिवीजन वीडियो से रिवाइज करना, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन देख लेना अगर करने हो तो, ये इंडेक्स 28 वाले एसोसिएट वाले। ठीक है, अब इंडेक्स 28 के अंदर एक स्पेशल क्वेश्चन आता है लॉस मेकिंग एसोसिएट का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस अगर आएगा तो ज़्यादा चांस इसी के होंगे, अभी तक आया नहीं है तो इसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ और इंडेक्स 28 इसी में से रिवाइज करवा देता हूँ, यहीं से जितना इस क्वेश्चन में काम का है। देखो आपकी एसोसिएट अगर कोई लॉस इंकर करती है तो उसका शेयर पेरेंट को लेना पड़ता है। पेरेंट इक्विटी में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इक्विटी शेयर्स, आप एसोसिएट के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तभी तो वो एसोसिएट बनती है। तो वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स जो करते हैं उनको हम कम करते जाते हैं, शेयर इन लॉस ले लेते हैं टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स हम भुगतते जाते हैं। और अगर वो प्रॉफिट कमाती है तो हम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स को डेबिट कर लेते हैं टू शेयर इन प्रॉफिट ले लेते हैं, उसके प्रॉफिट में हमारा कितना हिस्सा है, ये काम हम करते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपकी जो एसोसिएट है ना उसने इतना लॉस इंकर कर दिया कि आपने अपना शेयर ले लिया इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में, उसका अकाउंट नील हो चुका है, उसका अकाउंट नील हो चुका है, उसमें कोई बैलेंस ही नहीं बचा। तो जो बचा हुआ लॉस है ना, अगर आपने उस कंपनी के उस एसोसिएट के अगर कोई प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप उससे भी सेट ऑफ कर सकते हो। और फिर उसका बैलेंस भी अगर नील हो जाए कैरिंग अमाउंट, तो अगर आपने उस एसोसिएट में को अगर कोई लोन दे रखा है, तो उस लोन के बैलेंस में से भी आप सेट ऑफ कर सकते हो, ऐसा अलाउ है आपको। और अगर वो भी खत्म हो जाए तो फिर वो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे इन फ्यूचर आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। और इन फ्यूचर जब वो एसोसिएट बाद में प्रॉफिट कमाएगी, इन फ्यूचर जब वो एसोसिएट प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट का जो शेयर है पहले आपको इस लॉन्ग टर्म लोन वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने लॉस बिना बात में भुगता था। फिर प्रेफरेंस शेयर वालों को देना पड़ेगा, फिर इक्विटी शेयर्स वालों को। लॉस भुगतते कौन है, पहले इक्विटी शेयर, फिर प्रेफरेंस, फिर लॉन्ग टर्म लोन। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो रिवर्स किस में किया जाता है, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, क्योंकि इक्विटी शेयर्स वालों को तो सारा एडिशनल प्रॉफिट मिलना ही है ना, तो उनको सबसे लास्ट में दिया जाता है फिर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, फिर जितना भी प्रॉफिट होगा सब इक्विटी वालों का ही होगा। अब ये ध्यान रखिए जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर इंडेक्स 28 लगता है, लेकिन ये स्पेशल केस में इन इन्वेस्टमेंट में भी इंडेक्स 28 लॉस एडजस्ट करवा देता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म लोन है इस पर क्या लगेगा, इंडेक्स 109। ऐसा नहीं है कि अब इंडेक्स 109 नहीं लगेगा। इंडेक्स 109 क्या बोलता है कि इनके ऊपर तो मैं ही लगूंगा, इन इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो मैं ही लगूंगा, मेरी अकाउंटिंग करूंगा। मेरी अकाउंटिंग करने के बाद कैरिंग अमाउंट बचेगा तो इंडेक्स 28 को कुछ सेट ऑफ करना है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तो मेरी अकाउंटिंग होगी, ऐसा इंडेक्स 109 बोलता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपको बता रखा है कि आपके एसोसिएट में 25% इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लोन दे रखा है उसको 10% इंटरेस्ट रेट वाला। अब देखिए जो इक्विटी शेयर्स का आपको कैरिंग अमाउंट बता रखा है स्टार्ट ऑफ ईयर 1, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 1, प्रेफरेंस शेयर्स का, लॉन्ग टर्म लोन का जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आपको बता रखा है कि जो इंडेक्स 109 है उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर की फेयर वैल्यू में क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और जो लॉन्ग टर्म लोन है उसकी वैल्यू में क्या लॉस या क्या गेन हो रहा है, क्या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वो भी आपको बता रखा है। तो उस पर तो इंडेक्स 109 लगाना पड़ेगा ना इन दोनों पे। साथ में आपको शेयर इन प्रॉफिट लॉस बता रखा है, सामने वाले एसोसिएट के प्रॉफिट या लॉस में मेरा शेयर कितना है डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो वो हम एडजस्ट करेंगे। आपको ईयर 1 to 5 का हर साल का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, इन तीनों इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरा कितना बचेगा एट ईच ईयर एंड। इसका सोल्यूशन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन होता है अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। देखो क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन। ईयर 1 में देखो ओपनिंग बैलेंस मेरे को क्वेश्चन में दे रखे थे एवरी रेट उठा लिए 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख। अब देखो सबसे पहले आप जिनमें इंडेक्स 109 लग रहा है उनका एडजस्टमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर में 50,000 लेस करने हैं और लोन में 50,000 लेस करने हैं, ये कर दिए मैंने। तो इनका बैलेंस आफ्टर अप्लाइंग इंडेक्स 109 आएगा। इक्विटी शेयर का तो सेम रहेगा, इस पर 109 नहीं लगेगा क्योंकि एसोसिएट है, तो इंडेक्स 28 लगेगा। इसका ये बैलेंस बचेगा, इसका ये बचेगा। अब एसोसिएट ने देखो क्या किया, लॉस इंकर किया, नेगेटिव में आ रहा है ना, उसमें मेरा शेयर बताया हुआ है, उस लॉस में मेरा शेयर है 16 लाख, पूरा का पूरा इक्विटी वालों में भुगतवाना चाहिए, लेकिन इक्विटी का बैलेंस ही 10 लाख है, तो 10 लाख तक तो इक्विटी भुगत लेगा। अब बचा 6 लाख, तो उसमें से देखो 4.5 लाख बैलेंस बचा है प्रेफरेंस शेयर में, तो इतना ये भुगत लेगा। अब बचा 1.5 लाख, वो आप भुगतवा दोगे लोन वालों को, तो क्लोजिंग बैलेंस इसका नील, इसका नील, और इसमें 1 लाख बच जाएगा, 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख करके पूरा लॉस अपन ने सेट ऑफ कर लिया। अब ईयर 2 में आ जाए, ये ईयर 2 में बस केवल बैलेंस बचेगा लोन का। अब वापस ईयर 2 में आप एडजस्ट कर दीजिए गेन लॉस कुछ, तो 109 का प्रेफरेंस शेयर में लॉस है और इसमें कुछ नहीं है। प्रेफरेंस शेयर में 50,000 का लॉस डाला, इसमें कुछ नहीं है, तो बैलेंस आफ्टर अप्लाइंग इंडेक्स 109 देखो इक्विटी का तो नहीं लिया, प्रेफरेंस शेयर का नेगेटिव हो गया और लॉन्ग टर्म लोन का 1 लाख किया। तो अब क्या है कि आप कभी भी प्रेफरेंस शेयर वालों को नेगेटिव नहीं कर सकते। आपने जो लॉस भुगतवाया है ना प्रेफरेंस वालों को, जो आप इंडेक्स 28 के अकॉर्डिंग, वो इंडेक्स 28 ने एक्स्ट्रा भुगतवा दिया क्योंकि इक्विटी में इतनी जगह नहीं थी, लेकिन इंडेक्स 109 बोलता है मेरा एडजस्टमेंट करो, उसके बाद नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर का नेगेटिव बैलेंस ना हो, इसलिए हमें प्रेफरेंस शेयर में 50,000 का लॉस वापस रिवर्स करना पड़ेगा, जो इसमें भुगतवाया था ना वो एडबैक करना पड़ेगा, ताकि इसका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट नील आ जाए, नेगेटिव तो ना हो। तो करंट ईयर में हम लॉस तो भुगतवा नहीं पाए, प्रेफरेंस शेयर में हमें रिवर्स करना पड़ गया। अब देखिए, अब करंट ईयर में हमारा शेयर इन लॉस आया 2 लाख, तो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में तो कुछ हो नहीं सकता, प्रेफरेंस शेयर में तो रिवर्स हुआ है। आप देखिए लॉन्ग टर्म लोन में 1 लाख का बैलेंस है, तो 1 लाख यहाँ ये भुगत लेगा, तो आपका बैलेंस नील हो जाएगा, कोई भी अकाउंट में बैलेंस नहीं। और करंट ईयर में अब मैं आपको बता दूं आपका कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, 1,50,000। क्यों, 2 लाख के लॉस में से सिर्फ 50,000 ही भुगतवा पाए हम, 1 लाख लॉन्ग टर्म लोन ने भुगता और 50,000 रिवर्स भी तो किया है, तो यानी नेट ओनली 50,000 ही भुगता गया है। 1.5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर सबका ओपनिंग बैलेंस 0। अब देखो 1 लाख का इसमें इंक्रीज हुआ है प्रेफरेंस शेयर में और लोन में 50,000 का 109 के अकॉर्डिंग, तो इनका बैलेंस आफ्टर 109। 1.5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड था, पहले वो सेट ऑफ कर लेते हैं, इसमें तो 1 लाख कर दिया, इसमें 50,000, इनके बैलेंस नील हो गए। थर्ड ईयर में कोई लॉस या प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं हुआ एसोसिएट में, चलो बच गए, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, सब सेट ऑफ हो चुका अभी तक का। तो अब आ जाइए ईयर 4 में। ईयर 4 में ओपनिंग बैलेंस वापस नील, इसमें 50,000 का गेन है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बैलेंस आफ्टर इंडिया 109। ईयर 4 में हमें सामने वाले से प्रॉफिट का शेयर मिला है 10 लाख, तो पहले हम लॉन्ग टर्म लोन वालों को रिवर्स करेंगे जितना उसमें लॉस बांटा था। लॉन्ग टर्म लोन में 50,000 का लॉस यहाँ बांटा था, 1 लाख यहाँ बांटा था और 1.5 लाख यहाँ बांटा था, यानी टोटल 3 लाख। 3 लाख इसमें रिवर्स कर दो। अब देखो प्रेफरेंस वालों में यहाँ 1 लाख का लॉस बांटा था, इधर 50,000 रिवर्स किया था, यानी 50,000 का लॉस बांटा हुआ है नेट, और यहाँ पे 4.5 लाख का लॉस बांटा था, यानी नेट 5 लाख का लॉस बांटा हुआ है, वो रिवर्स हो गया। अभी भी मेरे पास 2 लाख का प्रॉफिट का शेयर बचा हुआ है, वो पूरा का पूरा इक्विटी में चला जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस है, ये 30,000 का इसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें कुछ है नहीं, बैलेंस आफ्टर अप्लाइंग इंडेक्स 109 है, और 10 लाख का शेयर इन प्रॉफिट आपके पास। शेयर इन प्रॉफिट पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 28 लगता है इसके ऊपर है। ठीक है, जब लॉस होता है तो एडिशनल बंटवा देते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो मिलेगा इक्विटी शेयर वाले को ही। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया।